दोस्तों, माँ बनना दुनिया की सबसे खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन अगर इसी कोह की खरीद फरोख्त हो तो क्या होता है, इसी विषय पर आ रही है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म दुकान, जिसके राइटर डायरेक्टर सिद्धार्थ और गरिमा और उसकी जो मुख्य नायिका हैं मोनिका पवार, जो इसमें जैस्मिन के किरदार में है, वो हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे इसके बारे में ज़्यादा। तो सिद्धार्थ, गरिमा, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो दुकान है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी प्लानिंग कैसे हुई, और इससे आप लोगों ने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं बतौर डायरेक्टर जी, वो आपने कैसे सोचा? तो दुकान का आइडिया लगभग 2010 का है, जब हमने सोचा था कि इस पे हमें फिल्म बना, कभी ना कभी कहानी लिखनी है। तब तक तो पुख्ता नहीं हुआ था कि फिल्म लिखनी है कि क्या करना है। फिर 2014 में जब रामलीला रिलीज़ हो गई, ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा कि अब इसका टाइम मिलेगा हमें, तो हमने रिसर्च शुरू की अपनी, और वो रिसर्च लगभग 3-4 साल तक चली, क्योंकि हम बार बार आनंद जाते थे, इतना जाते थे कि वहाँ की जो सरोगेट्स थी वो हमारी दोस्त बन गई थी। उस वक्त तक सरोगेसी लीगल थी कंट्री में। वहाँ एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें बहुत मदद की इस प्रोसेस में, और सरोगेसी में हर बार नए नियम आ रहे थे, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो अपनी हर ट्रिप में हमें कुछ नया मिलता रहा वहाँ पर। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बार जब हम गए तो हमने देखा कि सरोगेसी होम, जहाँ पे 50-60 प्रेग्नेंट औरतें एक साथ रहती हैं, वो बेबी शावर करती हैं। उस बच्चे के लिए जो उनका होगा भी नहीं, वो उसे हैंड ओवर कर देने वाली है। बड़ी खूबसूरत बात लगी हमें। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फिल्म में देखने को मिलेंगी। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको आप खुद डायरेक्ट करेंगे, ये बताइएगा कि क्यों ये आपने तय किया? आप लोग लिखते रहे इससे पहले? ये निर्णय हमने आइडिया के 3-4 साल बाद ले लिया था कि ये हमारी डेब्यू फिल्म होगी, क्योंकि ये हमसे काफ़ी साझा रखती थी ये कहानी, क्योंकि हमें लगा कि राइटर भी यही करता है, कहानी लिखता है, किसी और डायरेक्टर को दे देता है। तो अब ये फिल्म भी सरोगेसी के ऊपर है, तो इसका मुद्दा भी यही है। तो फिर और इतना वक्त क्यों लग गया? मतलब 2010 में आपने शुरू किया था, 2024-14 साल। देखिए, वक्त लग जाता है, राम जी का वनवास पूरा हो गया। सच में वनवास पूरा हो रहा है, ऐसा फीलिंग भी है। लेकिन एक आइडिया आता है, फिर उसे आप इवॉल्व करने देते हो, उसमें टाइम लगता है। फिर आप सही तरीके से सही लोगों के साथ बनाना चाहते हो, तो डेस्टिनी होती है हर फिल्म की, मुझे लगता है। ये फिल्म ऐसे ही बननी थी, ऐसे ही बाहर आनी थी। कोविड के 2 साल को तो निकाल ही देते हैं बीच में से, उस वक्त तो किसी का कुछ नहीं हुआ है ना। और बड़ी खूबसूरत बात थी कि हमें मोनिका मिल गई। शायद उस वक्त जो इन्होंने शो किया जमतारा, वो नहीं आया होता और ये हमको नहीं मिली होती, तो हमें नहीं पता चलता कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है। हमें अपने प्रोड्यूसर्स मिले जो बहुत सपोर्टिव थे। बॉलीवुड की टिपिकल प्रोड्यूसिंग बिरादरी से वो नहीं आते हैं, तो ये चीज़ें ऐसे ही होनी थी, इसलिए शायद वक्त लगा। बट आप लोग के जहन में पहले कोई और था? लाइक मोनिका तो जामताड़ा ही तब आपने, लेकिन जब आप लिख रहे थे तो क्या कोई और थे क्या? नहीं, दरअसल हम जब किरदार बनाते हैं तो हम एक्टर के बारे में नहीं सोचते हैं। जब एक बार पूरी तरह से बन जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि इसमें किसको लिया जाए, और वो हमसे ज़्यादा हमारे प्रोड्यूसर जो भी होते हैं, अभी उस टाइम पे तो अलग होते हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं कि अब इसे कैसे प्रोजेक्ट में ढाला जाए। इन्होंने तो बहुत मेहनत करके स्क्रिप्ट बना दी है, तो ये फिल्म बनाने के चक्कर में है, पर अब कैसे इसे प्रोजेक्ट में डाला जाए, तो फिर वो अपनी चुनौतियाँ बिल्कुल। लेके आते हैं। और पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर ये डिसीजन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब टॉयलेट प्रेम कथा की स्क्रिप्ट खत्म की थी, तो मैं और सिद्धार्थ ये सोचते थे कि यार अक्षय कुमार बड़ा कमाल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो स्क्रिप्ट वैसी थी। मैं आपको बताऊँ, उसमें ज़रूरी नहीं था कि हम ऑफकोर्स कमर्शियल भी सोचते हैं, एक फिल्म को लेके कमर्शियली ही सोचते हैं, और हमारा ये मानना है कि ये फिल्म अच्छा कमर्शियल बिजनेस भी करेगी। इसमें मायने ये रखता है कि सही कास्टिंग हुई कि नहीं, तो सही कास्टिंग बहुत ज़रूरी है। मोनिका, आपके लिए तो मतलब मैं ये कहूँगी कि किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, बहुत ही इसमें इतने इमोशंस हैं, और आप बहुत ही गज़ब, मैंने ट्रेलर ही देखा है, गज़ब का आपके जो भी हैं, चाहे वो सैड का पोर्शन है, चाहे वो जो आपका एंगर है, जो आपका स्टाइल है जो कैरेक्टर का, बहुत ही कमाल का लग रहा है। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी इसको समझने, क्योंकि आप एक थोड़ा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग कैसा था जब आपको ऑफर मिला वो, एंड कितनी मेहनत गई? जब मुझे ऑफ़र मिला, जब इन्होंने मुझे बोला कि दे वांट मी टू डू द पार्ट, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था, पहले तो मुझे नहीं हुआ, तो मैंने इन लोगों से पूछा व्हाई आर यू गिविंग दिस प्रोजेक्ट टू मी? करेक्ट, क्योंकि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बार आपने हाँ बोल दिया तो आई डोंट वांट टू लेट देम डाउन। मतलब ऑफ कोर्स ये कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन जब एक न्यू कमर के कंधों पे रखा जाता है तो ऐसा होता है कि अगर कुछ उल्टा हो गया तो मतलब फिर आप कैसे क्या करोगे। तो मैं काफ़ी टाइम शॉक में थी कि मतलब ये लोग मुझे क्यों दे रहे हैं। आप खुद को क्वेश्चन करते हो कि मुझे क्यों दे रहे हैं। लेकिन फिर जब पता चला जैसे भी है, सो आई वॉज लाइक आई कैन बी ग्रेटफुल, और आप क्या बोल सकते हो। और कैरेक्टर काफ़ी डिमांडिंग है, और आई थिंक जब तक वो चैलेंजेस और डिमांडिंग ना हो तो एक एक्टर को भी उसमें मज़ा नहीं आता है। तो बट उसको अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस था, बिकॉज आप
कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसका, ऑफ कोर्स हाँ, आप of course. मतलब हाँ, जो कैरेक्टर है और आप हैं, तो उसको समझना, उसमें ढलना, उसके इमोशंस को समझना, आई नो इट्स एक्टर्स आई जॉब, थिंक बट हर एक एक्टर ना जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो यही देखता है कि मेरा और कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अच्छा। हर कोई ये बोलता है कि अरे तभी जिसको क्लिक होता है ना कि ये मुझे करना है, तो आप इसीलिए बोलते हो क्योंकि आप और आपका किरदार इतने दूर होते हो एक दूसरे से, और जब आप वो फिल्म कंप्लीट कर लेते हो आप खुद को सबसे ज़्यादा पास पाते हो। और या फिर ये भी होता है कि आप उन इमोशंस को समझना चाहते हो, लाइक मदरहुड को समझना, और जिस तरीके से यहाँ मदरहुड लिखा गया था वो अलग ही था, बहुत अलग था। तो मुझे वो अंदाज़ बहुत अच्छा लगा कि वो सो कॉल्ड टिपिकल मदरहुड नहीं है जो हम लोग अक्सर पिक्चरों में देखते आए हैं, काफ़ी अलग है। और पहले तो किरदार बहुत चेंज होता है, पहले तो किरदार रिलेट ही नहीं करता मदरहुड से, और किस तरीके से फिर वो उस मोह में जो जाता है वो बहुत सुंदर था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपके सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था, सबसे मुश्किल पार्ट क्या था एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर इस प्रोजेक्ट के लिए? Correct. यार ऐसा कोई एग्जैक्टली मोमेंट नहीं होता है, लेकिन कैरेक्टर जो आपका जो स्क्रिप्ट का एक डेप्थ होता है ना, जिस प्रोफाउंडनेस से वो लिखी जाती है, अगर आप उसी को एग्जीक्यूट कर लो तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब अगर आपने वो एग्जीक्यूट कर लिया तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज़ क्योंकि मेरा सबसे बड़ा था कि जो फीलिंग मुझे, इमोशन जो मुझे पढ़ के आया, जो रस उन लाइनों के बीच में था, क्या मैं उसको वो दे पाऊँगी? क्योंकि सिड गरिमा की लाइनिंग ना काफ़ी लिरिकल होती है और एक रिदम है, आप उनके रिदम को नहीं ब्रेक कर सकते हो। मतलब आपका ऐसा लगता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जुगलबंदी चल रही है, तो फिर वो उस तरीके से कन्वे करना, उस बीट को कन्वे करना, और जिस परफॉर्मेंस के साथ आई थिंक लिखी गई है, जिस गहराई के साथ लिखी गई है, तो वो ही होता है कि आप उस गहराई के साथ वो कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी सारे मूवमेंट्स हैं, मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने गाने भी सारे के सारे शूट्स किए हुए हैं, इतने हैवी कॉस्ट्यूम में, बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम्स हैं सब कुछ, और विद द बैलीज एंड एवरीथिंग, और स्पेशली विद द किड्स, बच्चों के साथ शूट करना, मतलब फिर डायरेक्टर नहीं होता वहाँ पे, बच्चे डायरेक्टर है। वो बताएगा कि क्योंकि जब उसे हंसना है वो रो रहा है, जब उसको जागना है वो सो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्क्रिप्ट चेंज करी है। मतलब हमारा कुछ क्लाइमेक्स का पार्ट है, वो सो गया, अब आप 3:30 बजे उसे कहाँ उठाओगे? फिर उसको सोने ही दिया हमने, फिर वो जागा होगा अपने घर में। सो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन्हीं में फन है। देख ही रहे हम तीनों को बच्चों से बहुत प्यार भी है। तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि बहुत ही कैरेक्टर आपके पर्सनालिटी से दूर होना चाहिए, मुझे लगता है यही मिसिंग है आजकल जो लीड खास करके जो फीमेल कैरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, वो ये देखते हैं कि मैं कितना पास हूँ इस कैरेक्टर के, उसमें चैलेंज कितना मेरा कम हो जाए, ताकि मुझे मेहनत कम करनी पड़े, ताकि मुझे एक्टिंग का, इमोशन का ज़्यादा कंधा जोर मेरे कंधों पे ना आए, और बिल्कुल जाऊँ अपना वही जो कपड़े मैं घर में पहनती हूँ वही पहन के मैं वहाँ खड़ी हो जाऊँ, वैसे ही बाल बना लूँ और सेट हो गया बस। कभी आप लोगों से डिमांड भी हुआ है कि अरे बहुत ही डिफिकल्ट, थोड़ा इजी कर दो कैरेक्टर को? बहुत बार होता है, कॉन्स्टेंटली रहा है थ्रू आवर करियर। मतलब हर कोई चाहता है कि वो बहुत करीब आ जाए, बहुत ईजी हो जाए, मतलब हम ढाल दें उसे उनकी ज़िंदगी के हिसाब से। और अक्सर तो लोग इतनी मेहनत एक्सीडेंट पे भी नहीं करते हैं कि भाई नहीं एक्सीडेंट हम नहीं करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट में ज़रूर है लेकिन हमको बख्श दो इससे, मैं अपना ऐसे ही करूँगा या करूँगी। ये भी हमें आता है काफ़ी हद तक, पर ठीक है, मतलब हर एक्टर की अपनी, हम तो दे रहे हैं, आप अगर ये पिकअप कर सकते हो तो ले लो। तो कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि जिनके अंदर वो एक हंगर है कि मैं तो ये करूँगी या करूँगा, आई विल टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल, सो ऐसे मज़ा आता है फिर। अच्छा, जैसे आप दोनों ने जो कैरेक्टर लिखे, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर, चाहे वो लीला हो, होलियों की रासलीला, रामलीला की, या फिर भूमिका कैरेक्टर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। बेशक वो अक्षय कुमार जी का हमने नाम लिया, वो है हीरो, लेकिन भूमिका कैरेक्टर बिल्कुल फुल स्ट्रॉन्ग है। कितना ज़रूरी मानते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने एक नायिका की जो परिभाषा बदलने में जो लेखकों का हाथ है उनमें से आप एक हैं, कितना ज़रूरी मानते हैं आप? वही तो आई थिंक हम जैसी हमारी सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एज राइटर्स हम उतना ही कर सकते हैं। अब हम बाकी तो कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में किसी की मदद तो नहीं कर सकते, पर हम एक सिनेमा बना के अगर किसी की सोच बदल सकते हैं तो हम वही कर सकते हैं। और हमें लगता है इस पेट्रियार्की को ख़त्म होने का एक प्रोसेस है, इतनी आसानी से होगा नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि चलो हमने दुकान बना दी, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, आज से पेट्रियार्की बंद नहीं होगा ना। वो तो एक सदियों से चली आई हुई चीज़ है, तो हमारी जद्दोजहद कोशिश वही है। और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से उसी से हम रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे और सिद्धार्थ को तो मज़ा आता है
पहले बार में ही जब लीला ने आगे बढ़ के राम को खुद किस किया तो हमें लगा कि यार यहाँ बात बन गई, अब इसे लिखने में मज़ा आ रहा है और आर्टिस्ट को प्ले करने में भी मज़ा आ रहा है, तो वहाँ से भी कुछ मिले तो बात है, यू नो। सो हमें लगता है कि वो चीज़ हमें बहुत एक्साइट करती है। और शायद हमने तो बोला, जो ठीक है दुकान हमने बनाई है और अब हम यार कुछ टाइम के लिए हम फीमेल प्रधान फिल्में शायद नहीं करेंगे, पर हमारा ना रुझान उस तरफ बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि चलता ही रहेगा। लेकिन साथ में फिर कबीर सिंह या एनिमल जैसी फिल्मों से कैसे रिलेट करते अरे हैं आप? क्या बात आप करिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, मेल फीमेल क्या मैटर करता है, एक फिल्म में की एक तरफ आवाज आप- वॉइस हाँ, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, एक तरफ हम बात करते हैं कि फीमेल मेल इक्वल होने चाहिए, हाँ, फिर वो बोलते हैं अरे आप मेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की फिल्में क्यों करते हैं? नहीं, नॉट मतलब- स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, जस्ट हाँ। लाइक जो एंटी फीमेल की बात नहीं Anti- है। फीमेल नहीं है। बिल्कुल ही एंटी फीमेल नहीं चलिए है। यहाँ पे ये आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा, किस तरह से एंटी फीमेल है मुझे बताइए। आप आज के कबीर बाकी सिंह सारे या- इंटरव्यू कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, इसको लंबा नहीं खींचेंगे, बट नहीं, जो भी आप बिल्कुल, लोगों तो की मैंने मैं कहती हूँ, ये भी देखा कि मुझे आप नहीं लोगों लगता ने कि कबीर या एनिमल एंटी फीमेल है, बिल्कुल भी। स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लवर की कहानी है कबीर सिंह। थप्पड़ मारने वाला। थप्पड़ मारने वाला, थप्पड़ तो खाए भी उसने, हम सिर्फ उसके बारे में नहीं बात कर कर रहे हैं। आप थप्पड़ कितने थप्पड़ खाए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से, हम उसके बारे में बात नहीं करते। वो छोड़ के चली गई, बताया तक नहीं कि वो प्रेग्नेंट है 9 मंथ से अपने बच्चे के साथ में, हम उसकी बात नहीं करते, हम उसे एक थप्पड़ की बात करते हैं जो उसने उसको मारा। किस बहुत इजी कन्वीनियंट है मैम, वो मैं बहुत बोल ही रही कन्वीनियंट हूँ है। कि मैंने जब ऑनेस्टली हम फिल्म पे काम भी नहीं कर रहे थे, जब मैंने फर्स्ट टाइम फिल्म ऐसे ही देखी थी, मैं बहुत रोई फिल्म देखी। मुझे ऐसा लगा कि यार ये कितनी रिलेटेबल कहानी है, मुझे कुछ ऑफेंसिव नहीं लगा। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, आई डिडंट फील इनसिक्योर बिकॉज somebody is a flawed lover, it's a story of a flawed lover। हम खूबसूरत कहानियाँ कहाँ बना पाते हैं? रामलीला में राम छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को चला गया दोस्तों के साथ, कितना गलत था वो उस मोमेंट पे जब उसको पता है कि कुछ हो सकता है, यू नो। सो गलतियाँ होती हैं तभी तो कहानियाँ खूबसूरत बनती हैं यार, बस उतनी बात है। जब वापस इस फिल्म पे लौटते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस्ताद शर्मा, जैसे आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि अगर ये फिल्म 3-4 साल पहले आ गई होती तो बेहतर होता, तो शायद मिमी नहीं आई होती, क्योंकि उसका विषय भी सेम है, एंड शायद ये जो अभी कमर्शियल सरोगेसी है वो बैन नहीं हुई होती तो रिलेटेबिलिटी भी ज़्यादा रहती। हाउ डू यू सी इट? नहीं, हमको लगता है कि ये बेहतर है, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है इस ऐसी फिल्म को बाहर आने के लिए, क्योंकि लोगों ने एक सतही तौर पे सरोगेसी का नाम सुना हुआ है, इतने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज सरोगेसी करते हैं, उन्हें किसी को पता नहीं है कि होता क्या एक्चुअली सरोगेसी में। तो आपको ये अभी तो अलाउड नहीं है ना, अब तो अलाउड नहीं है, तो और भी रिलेवेंट हो जाता है टॉपिक की क्यों हम अलाउड उसके बारे में बात कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो जिस चीज़ बैन लगता है उसकी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है इस फिल्म के बाहर आने के लिए, क्योंकि जिस तरह का कैनवस हम दिखाना चाहते थे, जो कलर और जो रंग, जो संगीत जिस तरह का आज चल रहा है, ये गाने हमारे अच्छे कर रहे हैं, तो वक्त है कि म्यूज़िकल फिल्मों को लोग वापस देखना चाहते हैं। तो ऑल्सो मैं जानती हूँ कि जब फीमेल लड़की, बिकॉज अभी एक तक आपने रिसेंटली फिक्की में बोला कि जब लड़कियां हेडलाइन करती हैं तो उस फिल्म को सेल करना और वो मतलब कम बहुत डिफिकल्ट हो गया। अभी कोविड के बाद और ज़्यादा हो गया, क्योंकि पीछे एक चल रहा था वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का। आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल विपरीत सोचते हैं, बिल्कुल विपरीत सोचते हैं हम। आपकी अगर कहानी स्ट्रांग है और आपके पास कुछ है ठोस कहने को, तो फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेल लीड है फीमेल। ये प्रोड्यूसर्स का काम होता है उसको टाइपकास्ट करना कि वो आजकल फीमेल लीड फिल्म में नहीं चल रही। लेकिन ये हम ना 5-6 साल पहले वाला ये मुद्दा है, क्योंकि अब आप देखो जिस तरीके से आपका OTT बूम कर रहा है, आपका राइटिंग टेबल बड़ा हो रहा है। आपके राइटर्स को नहीं देखना ये सब चीज़ें, आपके राइटर्स जो कहना चाहते थे, जो पहले उनको जो कहने को नहीं मिल रहा था, अब आप देखिए ना कितने अतरंगी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो हम ये कभी सोच भी सकते थे कि क्या फीमेल। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द शोज ऑल्सो एंड द फिल्म्स ऑल्सो। बस शोज का और फिल्म का ये फ़र्क है, जब OTT बूम हुआ अब आपको नए चेहरे देखने के लिए वहाँ मिले, वहाँ वो एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन हम फिल्म में अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं कि आप किसी बड़े स्क्रीन में, है ना, आप किसी बड़े स्क्रीन में कोई नया चेहरा देख सको। जब वहाँ पे जब OTT ने वो कर दिया वहाँ पे, बट सेम थिंग कि OTT एंड टेलीविजन पे गर्ल्स आर रूलिंग, लेकिन जब फिल्म्स की बात आती है, आप आपके सीड क्या है, जब उस तरीके के किरदार लिख, क्योंकि ना एक्टर्स की कमी है, ना डायरेक्टर्स की कमी है, ना प्रोड्यूसर्स की कमी है, राइटर्स का। हाँ, जिस तरीके से आप चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि आपका जिस तरीके से कंटेंट चल रहा है, आपका टॉपिक चल रहा है, आपको वही एक्शन करते हुए
यू नो मेल सेंट्रिक में ही आप ज़्यादा देख रहे हैं चीज़ों को। तो आई थिंक एक टाइम ऐसा आएगा जब ऐसा कुछ लिखा जाएगा। आई मीन गंगूबाई इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, राइट? गंगूबाई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और चलिए आप कह लीजिए कि भाई ये प्रोजेक्ट एक तरह से माउंट हुआ या इसमें ये फलानी लेवल की वो ली, स्टार ली या वो लिया, बट मुझे लगता है कि इस वक्त ना कहानी सेंटर स्टेज में है। ये हमारा मानना है, हमारे इस विश्वास के साथ हम दुकान लोगों के सामने ला रहे हैं कि हमें लगता है कि कहानी इस वक्त बिल्कुल मध्य में है और जनता रेडी है। जनता को फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात का कि हाँ ऑफ कोर्स कुछ बड़े, अगर बहुत बड़ी प्रोजेक्ट आता है जैसे कि अगर इसमें कि राजा मौली का नाम इन्वॉल्व हो या संजय भंसाली का नाम इन्वॉल्व हो, तो ज़रूर मैं कहती हूँ फ़र्क पड़ता होगा उस बात का। उनकी एक बहुत लॉयल ऑडियंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी कहानियों को देखने लोग घर से निकल के बाहर आना चाहते हैं और देखते हैं। लापता लेडीज़ जो अभी रिसेंटली हुई वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल। आप देखिए दोनों लड़कियां उसमें, उनकी कहानी है, वो लड़का भी है लेकिन कहानी दो लड़कियों की है। तो वो कहानी आपकी क्या कहना चाह रही हो, आप कितने शिद्दत से कहानी कह रहे हो, सिर्फ वो ही मैटर करता है, वो मैटर करता है। आई बिलीव और ज़्यादा लोगों ने को देखनी चाहिए वो फिल्म, की बहुत ही खूबसूरत मूवी है। लास्टली मैं आप तीनों से जानना चाहती हूँ कि आप इंडस्ट्री में हैं, आप रिलेटिवली न्यू हैं, आप लोग बहुत टाइम से लिख रहे हैं, आपके हिसाब से इंडस्ट्री में क्या एक और ऐसा बदलाव हो जिससे इंडस्ट्री और बेटर हो सकती है और ज़्यादा बेहतर प्लेस हो सकती है? आई थिंक राइटर्स के लिए बेटर रेम्यूनरेशन, बेटर रिस्पेक्ट विल चेंज द इंडस्ट्री। जैसा हॉलीवुड में आज अगर राइटर स्ट्राइक पे चला जाता है तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है, बॉलीवुड में ये नहीं होगा, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा जो 2 लाख रुपए में स्क्रिप्ट आपके लिख के दे देगा। तो एक राइटर्स के अंदर यूनिटी भी होनी चाहिए कि अरे चलो बाकी राइटर स्ट्राइक पे मैं लिख देता हूँ। तो यूनिटी की बहुत ज़रूरत है राइटर क्लैन में। ओनली अ राइटर कैन चेंज द इंडस्ट्री इज़ वॉट वी फील, नॉट जस्ट बिकॉज वी हैव बीन राइटर्स, बट वो राइटर जहाँ से क्रिएट करता है वो खाली हवा होती है। डायरेक्टर तो स्क्रिप्ट पे क्रिएट करता है, एडिटर तो फिल्म पे क्रिएट करता है, बट राइटर तो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी जरिए के हवा से क्रिएट करता है। तो वो रेस्पेक्ट अगर होगी तो इंडस्ट्री बेटर होगी। या सेम आई थिंक आई कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, हम लोग राइटर को बहुत तवज्जो देते हैं। एंड टुडे ऑल्सो जब आप एक अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि किसकी कलम से आया है, सबसे पहले वही होता है, क्योंकि अगर वही खोट होगा, क्योंकि वो फाउंडेशन है, मुझे लगता है राइटिंग इज़ अ फाउंडेशन। आप घर बनाते हैं तो आपका हर समय मुद्दा रहता है आपकी नींव पक्की होनी चाहिए, तो मेरे लिए राइटिंग वो है। तो और फॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, आप देखोगे अब जिस तरीके की कहानी जो आप 3-4 साल पहले एक ही चीज़ें बोल रहे थे, सब लोग एक मुद्दे को अलग अलग तरीके से कहने का जज्बा रख रहे हैं। तो आई थिंक वो होना चाहिए और वो फॉर्चुनेटली धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो तब होगा जब और लोग भी उसको इतना तवज्जो देंगे आपके राइटर्स को। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके, सब दोनों को, तीनों को और आपकी फिल्म को। एक बस छोटा सा हमारा सेगमेंट कैंपेन है एक्चुअली नवभारत टाइम्स। एक चीज़ बोलनी है जो लोगों ने बोली मुझे बोलना है। मुझे लगा कि किफ़ायती सपने देखिए। सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही महंगी फिल्म है, प्रोड्यूसर के बारे में भी सोचिए, और विजन के लिए आपको पैसे से ज़्यादा आपको चाहिए स्केल दिखाने के लिए विजन चाहिए, यू नो। तो उसमें जाइए। तो अगर फिल्म बनाना चाहते हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, किफ़ायती सपने देखिए। किफ़ायती सपने। तो लास्ट में हमारा ना कैंपेन है, फ़र्क है मोमेंट, हम जानते हैं, मतलब जैसे जो कोई ऐसा डिसीजन या वो जब आपने लोग लिया जो ब्रेक थ्रू मोमेंट जो कहते हैं ना हम, कि कोई ऐसा फैसला लिया था जिसने आपकी दिशा बदल दी, या आपने या समाज के लिए आपने कुछ बदलाव, किसी किस्म का भी बदलाव आपने लाया। तो वो क्या आपका फ़र्क है मोमेंट क्या है आप तीनों का? फ़र्क है मोमेंट कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। हम मेरे लिए शायद वो है जहाँ हमने ये डिसाइड किया कि एक सोशल इशू के ऊपर भी एक एंटरटेनिंग फिल्म बन सकती है, कि आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी सिनेमा के ज़रिए और उसमें आप सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ा फ़र्क है। आई थिंक मेरे लिए ये है कि हम लोग एक्टिंग को हर समय एक सीखने का वो नहीं मानते हैं कि ये सीखी नहीं जाती है, लेकिन ये मेरे लिए ये डिसीजन लेना कि लेट्स लर्न एक्टिंग, आप उसको सीख के आइए, वो एक बहुत ही फ़र्क वाला मोमेंट था एंड उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। मेरे लिए फ़र्क है मोमेंट वो था जब हरियाणा की एक पंचायत ने टॉयलेट प्रेम कथा दिखाई और बहुत सारी वुमेन को, और ये कहा कि अगर तुम्हारे घर में भी टॉयलेट नहीं है तो घर छोड़ के चली जाओ, और उनको ये प्रेरित किया इस बात के लिए। वो मेरे लिए मेरा फ़र्क है मोमेंट था। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। दुकान देखिए 5 अप्रैल को थिएटर्स में।